नमस्कार, सत श्री अकाल, राम नाम सा खमाणी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए सतीश चंद्र मिश्रा जी, अ वेरी सीनियर एंड अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट। मैं सर को तब से जानती हूँ जब सर फेसबुक पे बहुत अच्छे लेख लिखा करते थे। अब बहुत बिजी हो गए हैं, थोड़े लेख लिखने कम कर दिए हैं, बट नॉनदलेस उनकी जो एक्सपीरियंस है, जो पकड़ है चीज़ों की, वो बहुत स्ट्रांग है। आरएसएस और बीजेपी को लेकर बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं। मैंने जानबूझ के अवॉइड किया क्योंकि मुझे लगता है कि ये माँ बेटे का रिश्ता है और हर घर में थोड़े बहुत टुनफुन होती है, बट चीजें अब लग रहा है कि थोड़ी अलग डायमेंशंस पे हैं। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है, ये जो इतना ज्यादा सेटबैक आया है जी। गायत्री जी, आपको भी नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, आज नहीं, ये आज जो है ये ज्वालामुखी फूट गया, ये ज्वालामुखी फूटा है। ये पिछले 10 साल में ये टसल चल रही थी, मगर प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता थी और जो जन स्वीकार्यता थी, उसकी वजह से इतनी ज्यादा उभर कर नहीं आ रही थी। और याद करिए, ये किस्सा चला जाता है 2013 में। ये 2013 में चला जाता है। और उस समय ये माना जा रहा था कि गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, और ये माना जाता था कि 2014 में आरएसएस के ब्लू आइड बॉय थे वो। आरएसएस एक तरह से उनको आरएसएस का ही दत्तक पुत्र कह लीजिए या मानस पुत्र कह लीजिए, ये माना जाता था। और इसीलिए उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। महाराष्ट्र की सरकार में जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जब उन्होंने रोड बनवाया था, वो बॉम्बे पूना हाईवे, उसकी वजह से पूरी देश में चर्चित हो गए थे। और उनकी कार्यशैली भी अच्छी है, उपलब्धियां उनकी बड़ी हैं। तो आरएसएस उनको प्लान कर रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री गडकरी के लिए। लेकिन उस समय याद करिए कि उस समय मोदी जी कहीं सीन में नहीं थे, लेकिन एक लॉबी और थी, जो तीसरी लॉबी आप कह सकते हैं ना, जो पति पत्नी और वो एक तीसरा कोण बना हुआ था। उस वो लॉबी जो प्रधानमंत्री पद की निगाह पे, प्रधानमंत्री पद पर अपनी निगाह रखी थी, तो उसने गडकरी को अपना शत्रु मान लिया था। और ये 2013 का घटनाक्रम अगर आप याद करिए, तो गडकरी को बहुत अपमानजनक स्थितियों में पद छोड़ना पड़ा था, बहुत अपमानजनक स्थितियों में। और अचानक जो है, क्योंकि उनको पद उन्होंने छोड़ा था, तो राजनाथ सिंह ने वो पद संभाला था उस विपत्ति के समय, या जो अंदरूनी कलह थी उसको सब बैलेंस करने के लिए। तो क्योंकि पद छोड़ना पड़ा गडकरी को, तो उसके बाद प्रधानमंत्री पद वाली संभावनाएं तो अपने आप ही स्वतः समाप्त हो गई। और ये तब ये माना जाता था कि गडकरी को जो है अडवाणी कैंप ने अपना शिकार बना दिया, क्योंकि उस समय तक अडवाणी जी भी बहुत प्रबल दावेदार थे। ये प्रधानमंत्री पद के 2009 में पराजित होने के बाद 2014 में भी वो ताल ठोक रहे थे। और आज याद दिला दूं आपके दर्शकों को, गायत्री जी, कि 2013 में जिस समय प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री मोदी को डिक्लेयर किया गया था एक तरह से अपरोक्ष रूप से कि ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि उनको ये कहा ये नहीं गया था, ये उनको संयोजक बनाया गया था। उस समय भाजपा ने अपना चेहरा बनाया था। तो उस बैठक से बाहर निकलकर सुषमा स्वराज ने तत्काल कहा था कि मैंने विरोध किया है इनके नाम का, और उस बैठक में मैंने कहा कि ये मिनट्स में मेरा मेरा विरोध को दर्ज किया जाए, यानी खाली मौखिक ना रह जाए, वो रिकॉर्ड में दर्ज हो। तो इस कदर गडकरी को निपटाने के बाद अडवाणी खेमे ने मोदी का भी विरोध किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर वो, अब बाकी इतिहास सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही भाजपा के उम्मीदवार बने, प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री हुए, वो पूर्ण बहुमत के साथ आए। तो गडकरी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाना, ये आरएसएस का आज से नहीं, समझिए 10-12 साल पहले से उसका उद्देश्य रहा है। लेकिन वो असफल हुए, और 2013 में शिकार किसी और ने कर दिया जो खुद भी निगाह रखे था। और गडकरी, उस समय का घटनाक्रम जिन लोगों को याद होगा वो अच्छे से जानते होंगे। गडकरी के जिस समय फोटोएं आ रही थी कि वो जेटली के घर जा रहे हैं, अडवाणी के घर जा रहे हैं, और उनको बड़ा रूखा जवाब मिला था। ये सब जानते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने गडकरी को अपने कैबिनेट में बहुत पूर्ण स्थान दिया, और वो योग्य भी, उन्होंने उसको प्रूव भी किया। लेकिन वो जो एक आग लगी दबी हुई थी मन में, वो हमेशा जोर मारती रहती थी। और इसीलिए अगर आप बयान करिए, तो चाहे वो 2014 से 19 वाला मंत्रिमंडल हो प्रधानमंत्री मोदी का, या 2019 से 2024 वाला, सबसे बेलाग, सबसे बेबाक और कुछ भी कह देने वाला अगर कोई मंत्री था, तो एक ही मंत्री था, उनका नाम था नितिन गडकरी। वो कभी भी अपने मन की कहते थे, और कई बार ऐसी कह देते थे कि वो केंद्र सरकार को रास नहीं आती थी
या सीधे कहिए प्रधानमंत्री मोदी को रास नहीं आती थी, लेकिन वो अवसर नहीं मिल रहा था, अवसर नहीं मिल रहा था। और वो अवसर आया 2024 में। और गडकरी और मोदी के रिलेशन या इक्वेशन जो भी कहिए वो बड़े जगजाहिर है। कभी गडकरी ने पूरे मन से स्वीकार नहीं किया, ना मोदी ने स्वीकार किया, लेकिन मोदी की एक फितरत है कि अगर आदमी काबिल है तो उसकी वो उसको जिम्मेदारी देते हैं, उसकी योग्यता का पूरा उपयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया सुषमा स्वराज ने तो बाकायदे मीडिया में आके बयान दिया था कि मैंने विरोध किया और मैंने अपना अपना विरोध जो है वो मिनट्स में बाकायदे लिखित में दर्ज कराया, लेकिन उसके बावजूद उनको वो योग्य थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको विदेश मंत्रालय सौंपा था, और कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा सबने देखा है। तो वो जो एक लड़ाई चल रही थी, अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। और सबसे ज्यादा जो मेरा मानना है कि संघ को जो चोट पहुंची कि ये लड़ाई, क्योंकि ये 1998 में जब अटल जी का मंत्रिमंडल बना था तब भी ये कलेश आया था कि वो जो सीसीएस के 4 पद होते हैं वो संघ की प्राथमिकता रहती कि हमारा हमारा ही कोई स्वयंसेवक हो या उनकी पसंद का व्यक्ति हो। और याद करिए उस समय वो खबरें तो बहुत मीडिया में छपी थी कि अटल जी की चॉइस थी कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह को बनाया जाए, लेकिन वो बना नहीं पाए थे क्योंकि उस समय एक तो अल्पमत की सरकार थी उनकी, बाहर के बहुत से गठबंधन थे, तो वो दबाव जो उनके ऊपर था तो उनको त्यागना पड़ा था। और जसवंत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन पाए, वो रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे। तो ये शुरू से एक संघ की अब संघ की भूमिका भी होती है सत्ता दिलाने में, तो संघ ये अधिकार चाहता है कि सीसीएस में जो मिनिस्टर हो वो उसके हों। और नरेंद्र मोदी ने पहले मंत्रिमंडल से ही इस बात को नहीं स्वीकारा। ये एक बड़ी विचित्र सी बात है कि पहले वाले सीसीएस में भी आप करिए तो निर्मला सीतारमन जैसे लोग का कोई लेना देना नहीं था। और 2019 के बाद जो कैबिनेट बनी उसमें तो ना आप कहिए तो अश्विनी वैष्णव का कोई लेना देना नहीं, जैसे एस जयशंकर का कोई लेना देना नहीं, निर्मला सीतारमन का कोई लेना देना नहीं। तो वो रार जो थी अंदरूनी वो बढ़ती चली गई। उसके बाद छोटे मोटे किस्से होते रहे, गडकरी के बयान बीच बीच में आते रहे। तो अब की जो चुनाव था अब उसमें आप रिपोर्ट ले लीजिए, कम से कम यूपी में तो पूरी तरह से संघ ने अपने आप को दूर कर लिया था इस पूरी चुनाव प्रक्रिया से। कि पहले संघ की बड़ी विशेष भूमिका होती थी, चाहे चुनाव प्रचार की कह लीजिए या चुनाव सक्रिय रूप से चुनाव को पूरी तरह से संचालित करने में। अब की कहीं नहीं था, सब पूरी तरह से गायब थे। और क्योंकि मैं लखनऊ को जानता हूँ कि जो ग्रुप हुआ करते थे व्हाट्सएप के या सोशल मीडिया पे, उनमें मैसेज आते थे, लोग उसी हिसाब से लोग सक्रिय होते थे। कहीं कुछ नहीं था, किसी ग्रुप में कोई मैसेज इस तरह के नहीं आ रहे थे। और हर जगह जो स्वयंसेवक था वो बैठा हुआ था, जो स्वतः चला जाए, मना किसी को नहीं किया जा रहा था। तो एक तरह से संघ ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था कि हमारे बिना लड़ सकते हो तो लड़ लो। और उसका परिणाम आपको यूपी में भोगना पड़ा, क्योंकि भाजपा के पास जो बड़ा डंका पीटा जाता है कि कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, अनुशासित कार्यकर्ता है, संगठित कार्यकर्ता, कहीं कुछ नहीं। वो अगर आप भाजपा की सांगठनिक शक्ति की बात करिए तो उसकी सांगठनिक शक्ति उसी स्वयंसेवक में है जो आरएसएस के पास है। बाकी जो बाहर से आते हैं या जिनका संघ से लेना देना नहीं होता, संघ की पृष्ठभूमि के नहीं होते, उनका ना तो कोई डिवोशन होता है और ना वो उस तरह से जुटते हैं। वो सत्ता की मौज लेने के लिए भीड़ बढ़ती है और उसका खामियाजा भाजपा को उत्तर प्रदेश में भोगना पड़ा। आज बड़े बड़े आप लोग पढ़ रही हो कि बड़ी समीक्षाएं छप रही हैं, बड़े विश्लेषण छप रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ना तो यहाँ से कोई ऐसा है कि अखिलेश यादव की बड़ी लोकप्रियता बढ़ गई या कांग्रेस की बड़ी लोकप्रियता बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो जाति समीकरण लोग समझा रहे हैं कि वो तो पीडीए बना दिया, दरअसल यहाँ पे जो विपक्ष का था वो चुनाव प्रचार अभियान वो एक तरफा चला, क्योंकि उसकी काट करने के लिए भाजपा का कोई मैदान में था ही नहीं। वो पूरी कमान अगर कोई संभालता था तो वो संघ की सेना हुआ करती थी, संघ की फौज होती थी, स्वयंसेवकों की फौज होती थी, और निचले स्तर से लेकर ऊपर तक वो उसका विरोध करती थी या उसकी काट करती थी और एक तरह से बराबर की टक्कर देती थी। अब की वो हुआ ही नहीं, वन वे ट्रैफिक चला उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और वो जो आप परिणाम देख रही हो, 400 छोड़ दीजिए, 400 तो एक चुनावी नारा था, लेकिन 272 तक ना पहुंच पाना। और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग लगभग 29 सीटें कम हुई है जो भाजपा की, तो वो केवल इसका कारण यही है। और आप उठा के देख लीजिए, 12-13 सीटें इंडी गठबंधन जो है वो 1 लाख से ऊपर जीता, अन्यथा सारी हार जीत 1 लाख से नीचे की है। और अगर संघ की वही भूमिका होती जैसे वो 14 में या 19 में रही या इससे पहले के चुनावों में रहा करती थी, वैसी भूमिका होती तो ये परिणाम ये ना होता जो आपको नजर आ रहा है। तो एक ईगो क्लैश आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक तरह से
उनको छेड़ा, और कई काम तो बहुत गलत हुए। उसमें आपने देखा होगा कि वो जेपी नड्डा कृपा जी का शंकर है। सिंह ने, जेपी नड्डा का बयान आग में घी डालने वाला था। ये अगर आपको बड़ा अहंकार है भी तो कम से कम चुप रहते। आपने तो एक तरह से अपमानित कर दिया, ये कह दिया कि हमारा तुम्हारा कोई लेने देना नहीं, तो ना तुम्हारी कोई भूमिका है। ये कहते समय जेपी नड्डा को 1000 बार सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने उठाई जबान दे मारी। क्योंकि मेरा मानना है कि जेपी नड्डा का जमीन की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं उस संघ के स्वयंसेवक रहे या नहीं रहे, भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिलहाल उनके इस बयान से ये तो समझ में आ गया कि उनका जमीनी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। एक राजनीति में जो जुमला चलता है हवा हवाई नेता, तो जेपी नड्डा के उस बयान ने बहुत साफ कर दिया कि ये हवा हवाई नेता हैं। और पता नहीं किसकी कृपा है उनपे भी, वो पहले अध्यक्ष रहे, अब वो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो वो जेपी नड्डा का बयान, और उसके अलावा गायत्री जी, उसको ज्यादा यहाँ मीडिया ने कोई टूल नहीं दिया, बल्कि एक तरह से पर्दा डाला कि कृपा शंकर सिंह को, जो बंबई में जो कांग्रेस में गृह राज्य मंत्री था, उसको उत्तर प्रदेश के जौनपुर से टिकट देना, ये एक बड़ी भूमिका थी इसमें। वो सीधे सीधे आपने आरएसएस को चिढ़ाया था। पूरी पता नहीं किसने सलाह दी थी क्या, और किसकी ये रणनीति थी कि यहाँ पे जैसे कृपा शंकर को जौनपुर से चुनाव लड़ा दो, क्योंकि वो कृपा शंकर वो आदमी है जिसने महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह और अजीज बर्नी के साथ मिलकर वो किताब रिलीज की थी कि 26/11 आरएसएस की साजिश, यानी मुंबई में जो हमला हुआ था वो आरएसएस की साजिश थी। वो किताब इसीलिए रिलीज की गई थी कि पाकिस्तान को क्लीन चिट, पाकिस्तान द्वारा के जो आतंकवादी आए थे, अजमल कसाब जो पकड़ा गया उसको क्लीन चिट, उसके साथ जो 10 मारे गए थे उन सबको क्लीन चिट, और सारा मलबा उठाकर उस भारत के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले का जिम्मेदार आरएसएस को बताया गया था। वो किताब बाकायदे रिलीज की गई बंबई में, बड़ा 5 स्टार होटल में उसका फंक्शन हुआ। और वो महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार के गृह राज्य मंत्री के रूप में वो वहां उपस्थित था, मतलब खुद किताब लेके बाकायदे फोटो खिंचा रहा आदमी। और उस कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से भाजपा का टिकट दे दिया गया। जिस भी आदमी ने टिकट दिया था, जिसने भी रिकमेंड किया था, वो तो दंड का भागी है ही है। और ये तो सीधे सीधे संघ को अपमानित करने वाली बात थी, आरएसएस को अपमानित करने वाली बात थी। इंटरनल टसल चलते हैं और ये हमेशा चले, मैंने कहा था अटल जी के समय से चल रहे, लेकिन इस तरह से अपमानित करने के लिए कि जो तुम्हारा दुश्मन जो संघ को आतंकवादी घोषित कर रहा था बाकायदे प्रोग्राम करके, उस आदमी को टिकट किसने दे दिया, कौन उसको लेकर आया भाजपा में, किसने उसका टिकट रिकमेंड किया और किसने उस पर मोहर लगाई। क्योंकि गायत्री जी, भाजपा में जो एमपी का टिकट, ये सांसद का जो टिकट होता है, वो ऐसे नहीं मिल जाता, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता, आप देखती भी सब चलता है नाटक कि आज बैठक होगी, कल बैठक होगी, और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बैठते हैं। हाँ, ये जो आप दिखा नहीं, ये देखिए, वो जो गोले में खड़ा है कृपा शंकर, इस आदमी को किसने रिकमेंड किया था। और रिकमेंड, चलिए रिकमेंड तो कोई भी कर सकता है, कोई किसी ने इससे पैसा ले लिया होगा या कोई और चक्कर होगा उसने कर लिया होगा, लेकिन इस आदमी को टिकट देने का तो निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड में लगा होगा मोहर। तो एक तरह से पार्टी की सहमति थी इस आदमी को टिकट देने में। तो एक तो इसका संघ वाला पाप, और दूसरा खामियाजा भाजपा ने भी भोगा है। जो आपने महाराष्ट्र चुनाव देखा, यह आदमी मधु कौड़ा के साथ वो 3-4 हजार करोड़ के घोटाले में नामजद, इसकी संपत्ति जब्त हुई, ये जेल गया। ये सब कर्म होने के बाद इसको जब टिकट दिया, तो आपने जो संघ की नाराजगी की बात चल रही थी, उसमें आपने आग में घी और डाला, और वो परिणाम आपके सामने है। ये है कारण मनी, गायत्री जी। जी। सतीश सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि आफ्टर ऑल ये आग लगाई किसने? ये आग लगाई हुई नितिन गडकरी के, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने का जो सपना है वो काफी बड़ा है, तो उन्होंने अंदर ही अंदर, क्योंकि इसमें मोहन भागवत जी के भी एक दो बयान ऐसे आए हैं जिनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। दोनों तरफ से तनातनी पूरी थी, मतलब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इस तरीके की फीलिंग आई है ग्राउंड पर। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये अभी से नहीं, ये शुरू से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता संभालने के बाद से ही संघ ने अपनी शक्ति दिखाने के प्रयास किया। जैसे ईगो क्लैश आप कह सकते हैं कि मेरी ताकत को समझो, और उसका उदाहरण लोग भूल जाते हैं कि 2014 में सरकार बनी, 15 में जब बिहार का चुनाव हुआ, उस बिहार के चुनाव के शुरुआत में ही एक मोहन भागवत का एक बयान आया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और पूरे बिहार के चुनाव में उस 2015 के वही मोहन भागवत का वो बयान पूरे हवा में तैरता रहा, पूरे बिहार में गूंजा। और आरजेडी और जदयू, तब नीतीश कुमार उनके साथ थे,
वही नारा गूंजा और वो बहुत महंगा पड़ा था। भाजपा की बहुत बुरी हार हुई थी, हार नहीं हुई थी, बहुत बुरी हार हुई थी, क्योंकि उसकी सफाई कोई दे ही नहीं पाया। उन्होंने ये कहा कि ये तो भाजपा जो है आरएसएस माने भाजपा, इसको चाहे आप जितना नकारिए कि इनका ये तो आरक्षण की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। ये बात है 2015 की। तो वो तो शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। और ये गायत्री जी, मैंने एक उदाहरण दिया था, मनीष जी के शो में भी दिया था, और वो यहाँ पे भी लागू होता है कि आरएसएस मात्र संस्था है। भाजपा का जन्म समझिए, जो खांटी भाजपा है या भाजपा के वास्तव नेता है, उनका जन्म ही आरएसएस से हुआ। सब आरएसएस से निकले हुए लोग ही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या अन्य कोई हो। और वहाँ बेटे का संबंध है। लेकिन एक बड़ा अजीब सा रिश्ता है, जैसे फिल्मों में अगर आपने देखा होगा तो दो तरह की माएँ होती थी। एक होती निरूपा राय या दुर्गा खोटे। लेकिन एक माँ, और एक माँ होती थी ललिता पवार। वो अपने बेटे को तो बहुत चाहती थी, लेकिन बहू उसको जो है वो उसको कहीं बर्दाश्त नहीं होती थी। वो ललिता पवार क्या क्या करती थी, ये सब देखते हैं। तो बिल्कुल मैंने मनीष जी के शो में यही कहा कि ये सास बहू और बेटा वाला संबंध है आरएसएस का, कि जब तक बेटा बाहर है तब तक ठीक है, तब तक बड़ा प्यारा, तब तक वो दुर्गा खोटे और निरूपा राय की भूमिका में रहती है। लेकिन जैसे बेटा सत्ता को घर लेके आता है, तो वो फिर ललिता पवार की भूमिका में होता है आरएसएस, कि उस सत्ता में मतलब एक तरह से बहू लेके आता है। तो इसमें ये खराबी है, उसमें कोई अच्छाई उनको नजर ही नहीं आती। और उस बहू की हर एक्टिविटी पे, हर चीज पर उनका एक निशाना होता है। सत्ता नहीं स्वीकार है, पता नहीं क्या क्या ऐसा एक सिंड्रोम है, एक वायरस है संघ के अंदर, कि जैसे ही भाजपा के पास सत्ता घर आती है भाजपा के, और यहाँ पे संघ, आपको खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी, संघ नाराज, संघ प्रमुख नाराज, और ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। सरकार से स्वीकार नहीं है। अभी अभी सत्ता चली जाए, अब अभी अगर ये 2024 में तो पूरी कोशिश हो ही गई थी। अगर ये सत्ता चली जाती तो संघ को बड़ा प्यारा हो जाता, भाजपा के लिए सब कुछ करने को तैयार है, करते रहे हैं, ये इतिहास है उनका। लेकिन सत्ता घर आई, यानी मैंने कहा ना कि सास बेटा और बहू बहू, घर आई। जैसे वो सत्ता रूपी बहू घर आती है, कलह शुरू हो जाता है, कलह शुरू हो जाती है। और सास 24 घंटे नाराज, 24 घंटे नाराज, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। और वो बेटा यानी भाजपा, या भाजपा का मतलब आज प्रधानमंत्री मोदी कह लीजिए, नहीं तो आज से 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की यही स्थिति थी। अटल बिहारी वाजपेयी को रोज ताने, क्योंकि सरकार में प्रधानमंत्री थे, ये कमी है, ये कमी है, ये गलत है, ये गलत है। अब मोदी के खिलाफ तो जरा कम बयानबाजी होती है। अटल जी के खिलाफ तो एक दौर ये आ गया था कि रोज सवेरे उठिए तो आज फलाने ने कह दिया, ढिमाके ने कह दिया, ये है। तो ये आरएसएस की एक, क्या कहूँ इसको, एक एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकता हूँ। एक है एक मानसिकता है कि सत्ता आते ही वो विरोधी मोड में आ जाते हैं, विपक्षी मोड में आ जाते हैं। और फिर जो कुछ होता वो आप ये 2024 के चुनाव में देखा आपने। और ये ज्यादा खतरनाक था, ये तो बच गए। प्रधानमंत्री मोदी की ये लोकप्रियता थी कि 240 सीटें थी, अन्यथा बाहर हो गए थे सत्ता से, कोई कसर बाकी रह नहीं गई थी। एक एक आखिरी सवाल है मेरा। ये मेरे को ऐसा फील होता है कि जो यूपी में हुआ वो ज्यादा गलत सीटों के बंटवारे से हुआ, उसमें इंटरनल सैबोटाजिंग थी, आरएसएस का रोल कम था, मतलब मुझे जो फील होता है। पर जो महाराष्ट्र में हुआ वो मुझे कंप्लीट आरएसएस वाला लगता है। ये दोनों, और अजीत फैक्टर लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। जब मैं महाराष्ट्र को, क्योंकि महाराष्ट्र आरएसएस का गढ़ है, नागपुर वहीं वहीं स्टैब्लिश्ड है। और उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली कृपा शंकर जी का फैक्टर था, प्लस योगी को, वो बोलते हैं ना, एक मैं 2-3 बार कोट कर चुकी हुई हूँ कि भैया को क्या भाभी को हरवाना था, या भाभी का तेवर कम करने थे तो भैया को मरवा दिया। तो योगी के तेवर कम करने थे तो योगी के साथ ये कहानी हो गई। जी सर। नहीं देखिए, कैंडिडेट सिलेक्शन में यहाँ पे आरएसएस का कोई हस्तक्षेप था ही नहीं, है चला नहीं, आप कह सकती हैं। और योगी की बात करिए तो योगी भी संघ की पृष्ठभूमि से नहीं है, वो हिंदूवादी पृष्ठभूमि से है, जो संघ की विचारधारा को रास आती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संघ से कभी किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रहा, ये दर्शक अपना समझ लें, उनका कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर तो करेला नीम चढ़ा हो गया। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि संघ ने अपने आप को पूरी चुनाव प्रक्रिया से दूर कर लिया था, उसका कोई लेना देना नहीं, अपने दम पे लड़ लो, जो परिणाम भी आए सामने आया। उस संघ के बिना कोई शक्ति नहीं है भाजपा की, वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया।
लेकिन जो महाराष्ट्र की बात कर रही है वो आप 100% सही बात कह रही हैं कि महाराष्ट्र में बहुत पावरफुल, और महाराष्ट्र में उनके जो ब्लू आइड बॉय आप कह सकते हैं नितिन गडकरी, वो वहां सक्रिय थे। फडणवीस को भी अगर आप कोई फैसला कर दे, कह दे कि भाजपा और आरएसएस, तो उनकी उनकी चॉइस आरएसएस ही होगी। तो वो दोनों जो दो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र से, दोनों आरएसएस के ही एक तरह से डिवोटेड हैं आरएसएस के प्रति। तो महाराष्ट्र में आपको ज्यादा भयानक परिणाम भाजपा को वहां पे भोगने पड़े, क्योंकि वहां पे संघ शक्तिशाली है, ताकतवर है वो। और क्योंकि वहां 48 सीटें, इससे लोग ध्यान नहीं देते। अगर आप परसेंटेज निकालिए तो यूपी से ज्यादा बदतर परिणाम आपको महाराष्ट्र में भाजपा को भोगने पड़े हैं। बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्क्रीन पे फीडबैक के लिए सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जी।